गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की अर्थशास्त्र की क्लास में यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हम तटस्थ वक्रों के प्रयोग से मांग वक्र की व्युत्पत्ति के अंतर्गत या मांग वक्र की व्युत्पत्ति व अन्य प्रयोग के बारे में टॉपिक का अध्ययन चल रहा है। उसके अंतर्गत हमने पिछली क्लास में ये देखा कि तटस्थ वक्र विश्लेषण उपयोगिता विश्लेषण से किस प्रकार से बेहतर है या किन अर्थों में बेहतर होता है, उसकी विस्तृत रूप से चर्चा की गई थी। आज हम तटस्थ वक्र विश्लेषण की कमियां या सीमाएं या आलोचनाएं, कुछ भी कह दीजिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कमियां रह गई है। हालांकि यह विश्लेषण काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी लोकप्रिय माना जाता है, फिर भी कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है, उसके बारे में चर्चा करना आवश्यक होता है। तो आपके इसके अंतर्गत छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और अगर बड़ा क्वेश्चन बनता है तो बड़ा क्वेश्चन तो आपका तटस्थ वक्र किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं या इसके लक्षण बताते हुए उपभोक्ता के संतुलन के साथ ही इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, यह आपके बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। तटस्थ वक्र विश्लेषण की कमियां या आलोचनाएं की चर्चा अब हम करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, तटस्थ वक्र विश्लेषण की कमियां। तटस्थ वक्र विश्लेषण की कमियां या सीमाएं। इसके अंतर्गत सबसे पहली जो कमी पाई जाती है वो ये है कि उपयोगिता विश्लेषण और तटस्थ वक्र विश्लेषण के निष्कर्ष एक से है। फर्स्ट लिखिए, उपयोगिता विश्लेषण, उपयोगिता विश्लेषण व तटस्थ वक्र विश्लेषण, तटस्थ वक्र विश्लेषण के निष्कर्ष के निष्कर्ष जो सारांश है एक से हैं। उपयोगिता विश्लेषण व तटस्थ वक्र विश्लेषण के निष्कर्ष कैसे हैं, एक से है। ये इसकी कमी के अंतर्गत आता है। कुछ लेखकों का ये मत है या कुछ लेखकों का ये अनुमान है कि जो तटस्थ वक्र विश्लेषण है वो तटस्थ वक्र विश्लेषण उन्हीं निष्कर्षों की पुष्टि करता है जो मूलतया उपयोगिता विश्लेषण के माध्यम से निकाले गए हैं। इस प्रकार तटस्थ वक्र विश्लेषण कोई नई बात प्रस्तुत नहीं करता है। यह तो एक नई बोतल में पुरानी शराब जैसी बात हो जाती है कि आपने सिर्फ सिद्धांत का नाम बदल दिया और जो भी निष्कर्ष है वो बिल्कुल उपयोगिता विश्लेषण और तटस्थ वक्र विश्लेषण के निष्कर्ष एक जैसे निकल रहे हैं। इसमें कोई नई बात निकल कर नहीं आ रही है। कहने का मतलब, नई बोतल के अंदर आपने पुरानी बोतल की शराब डाल दी तो आपकी नई शराब नहीं बन जाएगी। उसी प्रकार उपयोगिता विश्लेषण और तटस्थ वक्र विश्लेषण में आपने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया या थोड़ा सा उसको आपने चेंज कर दिया तो उसके जो है वो सिद्धांत ही बिल्कुल नया हो जाएगा। तो ये बात इसके अंतर्गत या ये कमी पाई जाती है कि ये जो सिद्धांत है, यह जो तटस्थ वक्र विश्लेषण है, ये कोई नई बात नहीं बताता है। इसके निष्कर्ष और उपयोगिता विश्लेषण के निष्कर्ष कैसे हैं, एक जैसे ही प्रतीत होते हैं देखने से और करने से। तो ये इसकी एक कमी के रूप में उजागर हुई है बात।
दूसरी बात या दूसरी जो कमी है वो ये कहते हैं आलोचक कि ये विश्लेषण दो से अधिक वस्तुओं में काफ़ी जटिल हो जाता है। तटस्थ वक्र विश्लेषण में आपको पता है कि दो वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें आप चाहे x वस्तु y वस्तु ले लो, चाहे आप गेहूं कपड़ा ले लो, चाहे बंदूक और मक्खन ले लो, कुछ भी ले लो, तो यहाँ पर दो वस्तुओं के संदर्भ में तो ये सरल है। लेकिन हम जैसे ही दो से अधिक वस्तुएं, क्योंकि समाज में, परिवार में, बाजार में कहीं भी अगर अपन बात करते हैं तो दो वस्तुएं ही नहीं होती है, दो से भी ज़्यादा बहुत सारी वस्तुएं होती है। तो जब दो से अधिक वस्तुओं का हम इसमें यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी जटिल हो जाता है और साथ में बीज गणित का उपयोग करना पड़ता है, जो कि बहुत ही कठिन होता है। इसमें हमने ये देखा कि उपभोक्ता के संतुलन की दो शर्तें होती है, जिसमें MU(x) अपॉन PX बराबर MU(y) अपॉन PY बराबर MUN डैश डैश करके, जैसे मान लो हाँ डैश डैश करके आपका था MUN अपॉन PN कि बहुत सारी वस्तुएं होगी तो यहाँ पर n वस्तुओं के दे दिया। लेकिन जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो ये बीजगणित थोड़ी सी जटिल सी हो जाती है। और साथ में एक इक्वेशन थी x इंटू PX प्लस y इंटू PY प्लस डैश 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 करके I के बराबर। तो यहाँ पर अगर दो से ज़्यादा जब दो वस्तुओं में ही इतनी इक्वेशन या बीजगणित का प्रयोग किया जा रहा है, तो दो से ज़्यादा जब वस्तुएं होगी तो ये थोड़ा सा जटिल सा महसूस होता है, जो कि कठिन लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं, उपभोक्ता दो वस्तुओं के संपूर्ण अधिमान को जो है माप को नहीं बतला सकता, इसलिए ये विश्लेषण भी व्यवहार में अवास्तविक बन जाता है। एक तटस्थ वक्र के विभिन्न संयोगों से भी प्राप्त कुछ संयोग वास्तविक न लगकर काल्पनिक तरीके से या काल्पनिक तरीके के लगते हैं, जिससे इस विश्लेषण का महत्व भी कम हो जाता है। अब यहाँ पर जो तीसरी आलोचना की गई है, तीसरी आलोचना में बताया है कि जो तटस्थ वक्र विश्लेषण है उसमें उपभोक्ता जो है एक बिंदु से जब दूसरे बिंदु पर जाता है, यहाँ पर देखिए मैं इसको बना रही हूँ, ये x एक्स है, ये आपका 0x है, ये y एक्स है, यहाँ पर y वस्तु की मात्रा है और यहाँ पर x वस्तु की मात्रा है। और हम ये जो तटस्थ वक्र विश्लेषण के विभिन्न बिंदु बनाते हैं, ये A बिंदु बनाया हमने, ये B बिंदु बनाया हमने, ये C बिंदु बनाया हमने। यहाँ पर जब उपभोक्ता A बिंदु से B बिंदु पर या B बिंदु से C बिंदु पर जाता है तो एक वस्तु की मात्रा बढ़ रही है तो दूसरी वस्तु की मात्रा कम हो रही है, जो कि देता तो समान संतुष्टि का सूचक है। इसके बारे में ये नहीं है कि ये समान संतुष्टि नहीं दे रहा है, क्योंकि एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये बताने में अवास्तविक बन जाता है कि एक तटस्थ वक्र के विभिन्न संयोगों से भी प्राप्त कुछ संयोग वास्तविक न बनकर काल्पनिक लगते हैं, क्योंकि x वस्तु की मात्रा यहाँ पर देखो इतनी है तो y वस्तु की मात्रा अधिक है, x की बढ़ रही है तो y की कम हो रही है। लेकिन ये जो त्यागी जाने वाली मात्राएं हैं, ये त्यागी जाने वाली मात्राएं x की मात्रा तो समान प्राप्त होती है और y की त्यागी जाने वाली मात्राएं बढ़ती चली जाती है, जो कि x की आप एक मात्रा प्राप्त कर रहे हो तो y की आपको त्यागी जाने वाली मात्रा एक ही होनी चाहिए। x की एक और एक्स्ट्रा मात्रा प्राप्त कर रहे हो एक, तो y की त्यागी जाने वाली मात्राएं एक ही कम होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर जो है थोड़ा सा व्यवहारिक नहीं लगकर काल्पनिक सा लगता है। यह भी इसकी कमी के अंतर्गत या आलोचना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तटस्थ वक्र विश्लेषण एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के व्यवहार में तो लागू किया जा सकता है। अगर अपन एक व्यक्ति की बात करते हैं तो उसके व्यवहार पर तो ये लागू किया जा सकता है, लेकिन अगर हम समस्त समाज की बात करते हैं, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था होती है वो एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होती है, वो तो पूरे समाज से संबंधित मानी जाती है। तो एक समाज के लिए इसका प्रयोग करना या इसका उपयोग करना कठिन होता है। अतः ये विशेषतया व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही विश्लेषण के अस्त्र के रूप में काम आ सकता है। क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही एक व्यक्ति, एक फर्म, एक परिवार का अध्ययन किया जाता है, जबकि जो पूरी अर्थव्यवस्था होती है वो समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जब तक आप जो है इस इक्वेशन को लिखिए।
नेक्स्ट कमी जो आलोचना है इसकी, उपयोगिता विश्लेषण में मांग वक्रों का निर्माण करके, अनुसंधान करके नए वक्र निकाले जा सकते हैं, लेकिन तटस्थता वक्रों के आधार पर प्रयोग व अनुसंधान करने में काफ़ी कठिनाई होती है कि हमने जो तटस्थता वक्रों की सहायता से मांग वक्र निकाले हैं वो थोड़े से कठिन या थोड़े से जटिल जान पड़ते हैं, जबकि उपयोगिता विश्लेषण में मांग वक्रों का निर्माण करके अनुसंधान करना संभव हो सकता है, जबकि तटस्थता वक्र विश्लेषण में ऐसा संभव नहीं हो सकता है। इसलिए ये भी एक कमी के रूप में नज़र आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन सभी आलोचनाओं को देखकर, जो ये आलोचनाएं हमने देखी है, इन सभी आलोचनाओं को देखकर इस प्रकार तटस्थता वक्र विश्लेषण के जटिल होने से मार्शल ने इसके उपयोग का समर्थन नहीं किया था कि जो उपयोगिता विश्लेषण की अपेक्षा तटस्थता वक्र विश्लेषण थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र की अगर अपन बात करते हैं तो आधुनिक अर्थशास्त्र में तटस्थता वक्र विश्लेषण की वैज्ञानिकता को जो है स्वीकार किया गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण बात नज़र आती है। इसमें कमियां हो सकती है, हम इस बात की नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी यह सिद्धांत जो है या ये विश्लेषण जो है कम महत्वपूर्ण नहीं है। इन कठिनाइयों को अगर हम मान लेते हैं तो इन कठिनाइयों को मान लेने पर भी ये कहा जा सकता है कि तटस्थता वक्र विश्लेषण निश्चित रूप से जो है उपयोगिता विश्लेषण की तुलना में अधिक वैज्ञानिक, अधिक सुनिश्चित व अधिक व्यापक है। उपयोगिता विश्लेषण की तुलना में तटस्थता वक्र विश्लेषण क्या है? अधिक वैज्ञानिक, अधिक व्यापक, मतलब बड़े स्तर पर अधिक वैज्ञानिक है, अधिक व्यापक है और अधिक सुनिश्चित है, अधिक सुनिश्चित। किसकी तुलना में? उपयोगिता विश्लेषण की तुलना में। उपयोगिता विश्लेषण के पीछे मान्यताएं ज़्यादा व निष्कर्ष कम है, जबकि तटस्थता वक्र विश्लेषण के जो पीछे है मान्यताएं कम है और निष्कर्ष यानी जो है सारांश जो है ज़्यादा है। इस कारण तटस्थता वक्र विश्लेषण जो है उपयोगिता विश्लेषण से बेहतर माना गया है, कई दृष्टियों से, कई कारणों से। इस प्रकार ये आपके तटस्थता वक्र विश्लेषण की कमियां पूरी होती है, जिसके बारे में अपन ने चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत आपको ये बताया कि उपयोगिता विश्लेषण व तटस्थता वक्र विश्लेषण के निष्कर्ष एक से हैं, इसलिए ये इसमें थोड़ी सी कमी पाई जाती है कि कोई नई बात नहीं बताई है। दूसरी बात इसमें बताई गई थी कि आलोचकों का ये मत है कि विश्लेषण में दो से अधिक वस्तुओं को जब शामिल कर लिया जाता है तो ये थोड़ा सा जटिल हो जाता है, कई बार बीजगणित का प्रयोग करना पड़ता है जो सभी के समझ के परे है। नेक्स्ट कमी जो इसकी निकाली गई थी वो थी आपकी उपभोक्ता दो वस्तुओं के संपूर्ण अधिमान माप को नहीं बतला सकता है कि X वस्तु और Y वस्तु से उसे कितनी कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है, और ये थोड़ा सा काल्पनिक भी लगता है, व्यवहारिक नहीं समझ आता। एक कमी की बात करते हैं तो इसमें वो कमी जो है वो ये है कि तटस्थता वक्र विश्लेषण एक व्यक्ति उपभोक्ता के व्यवहार के लिए तो सही है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित सही है, लेकिन अगर अपन पूरे समाज की बात करते हैं तो वहाँ पर ये थोड़ा सा जो है लागू नहीं हो पाता। लास्ट आलोचना या लास्ट कमी की बात की हमने, तो उपयोगिता विश्लेषण में मांग वक्रों का निर्माण करके अनुसंधान आदि संभव हो सकते हैं, जबकि तटस्थता वक्र विश्लेषण में जो है प्रयोग व अनुसंधान करने में काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि इसमें जो तटस्थता वक्रों की सहायता से जब बनाए जाते हैं तो उसमें बहुत सारी जो है कठिनाइयाँ या असंभव सा प्रतीत लगता है। इस प्रकार हमने तटस्थता वक्र विश्लेषण की कमियां की और आज आपका ये टॉपिक
ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ जो आपको करने हैं तैयार। हमने उपयोगिता विश्लेषण किया, तटस्थ वक्र विश्लेषण किया, लेकिन हम ये कह सकते हैं दोनों का अध्ययन करने के बाद कि जो तटस्थ वक्र विश्लेषण है वो अधिक वैज्ञानिक है, अधिक सुनिश्चित है, अधिक व्यापक है। अतः आधुनिक अर्थशास्त्र में तटस्थ वक्र विश्लेषण का महत्व कम नहीं है, तटस्थ वक्र विश्लेषण का महत्व अधिक ही है उपयोगिता विश्लेषण की तुलना में। क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चंस में आप सबसे पहले लिखिए, हिग्स की विधि का प्रयोग करते हुए, क्वेश्चन फर्स्ट, हिग्स या प्रोफेसर हिग्स कर दीजिए, प्रोफेसर हिग्स की विधि का प्रोफेसर हिग्स की विधि का प्रयोग करते हुए कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव तथा कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव जो कि हमने किए थे, कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव में विभक्त कीजिए, आय प्रभाव में विभक्त कीजिए। काफी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। और कीमत उपभोग वक्र का प्रयोग करते हुए मांग वक्र व्युत्पन्न कीजिए और कीमत उपभोग जो कि मैंने आपको बताया था चित्र के द्वारा, और कीमत उपभोग वक्र का प्रयोग करते हुए मांग वक्र की व्युत्पत्ति कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मांग वक्र की व्युत्पत्ति कीजिए। ये आपके क्वेश्चन है, इसको तैयार करिए। ये दोनों ही मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट बात करते हैं, तटस्थ वक्रों की सहायता से कीमत के घटने पर गिफेन वस्तु की मांग का निरूपण कीजिए। तटस्थ वक्रों का प्रयोग करते हुए गिफेन वस्तु के संदर्भ में कम कीमत पर, गिफेन वस्तु के संदर्भ में कम कीमत पर या कीमत के घटने पर कर लो, कीमत के घटने पर, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। कीमत के घटने पर गिफेन जो कि घटिया वस्तुएं होती है, निम्न स्तरीय वस्तुएं होती है, गिफेन वस्तुओं में, जो कि आपको मैंने लास्ट वाला डायग्राम बताया था चित्रों के
द्वारा। नेक्स्ट है तटस्थ वक्र विश्लेषण उपयोगिता विश्लेषण से, तटस्थ वक्र विश्लेषण उपयोगिता विश्लेषण से किन अर्थों में बेहतर है, ये बताना है, जो कि आज अपन ने यही किया है। एक लास्ट क्वेश्चन और बनता है आपका, तटस्थ वक्र विश्लेषण की कमियां बताइए। यहां पर प्रोफेसर हिग्स के साथ साथ आप स्लट्सकी का भी कर लेना, जो मैंने बता दिया। तो इस प्रकार से ये दोनों ही हो जाएंगे, हिग्स का और स्लट्सकी का। ये आपका जो है टॉपिक खत्म हुआ और लेसन भी खत्म हुआ आपका। ये आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चर्चा करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।